Hello everyone and welcome to Clat Point. So today we are going to discuss about UP Unlawful Religious Conversion Prohibition Ordinance 2020, जिसको कि क्वाइट कॉमनली हम लोग एंटी लव जिहाद लॉ के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की. तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को पास किया है और इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से ऐसे सारे रिलीजियस कन्वर्जन, ऐसे सारे धर्म परिवर्तन जिनका सोल पर्पस मैरिज है, ठीक है, उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है. नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि गिरफ्तारी होने के बाद इसमें आपको बेल नहीं मिलेगी. साथ ही में ये ऑफेंस कॉग्निजेबल भी हैं. कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि गिरफ्तारी करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो कोर्ट से भी उसको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी. ठीक है, अब चलिए हम इस ऑर्डिनेंस के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला की पॉइंट है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में. बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, मान लीजिए किसी को रिलीजियस कन्वर्जन करना है तो ऐसा हो सकता है कि उसके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट कर दी जाए कि उसने मैरिज के लिए ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन किया है. तो इससे बचने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है. तो आखिर वो कौन लोग बताएंगे कि ये रिलीजियस कन्वर्जन शादी के हिसाब से नहीं हुआ है? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स पे नहीं होगी. इसकी जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स पे नहीं होगी जिनका कन्वर्जन किया गया है, बल्कि उन पे होगी जिन्होंने इसको कॉज किया है. ठीक है, या ऐसा करने में जिसने फैसिलिटेट किया, जिसने सहयोग दिया है. ठीक है, तो ऐसे लोगों पे होगी. ठीक है, तो द ओनर्स विल बी ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव द कन्वर्जन वाज नॉट फॉर मैरिज. ओके, दूसरी पॉइंट जो है इसमें दैट इज अबाउट एक डिक्लेरेशन रिलेटेड है प्लस नोटिस पीरियड रिलेटेड है. तो उसकी हम बात करते हैं. देखिए, दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति रिलीजियस कन्वर्जन करना चाहता है तो उसको 2 महीने पहले, ठीक है, 60 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और साथ ही एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी जिसमें ये बताया जाए कि इंटेंट फॉर कन्वर्जन क्या है, कि आप इस कन्वर्जन से पाना क्या चाहते हैं. ठीक है, क्या आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद शादी करना है? यदि है तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाइए. मतलब समझ रहे हैं आप लोग. ठीक है, और यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्शन भी प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं इसके रिलेटेड. तीसरा पॉइंट जो अगर मैं बताऊं तो वो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कब होगी, कैसे होगी. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन की जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब इसकी एक लिखित कंप्लेन, रिटन कंप्लेंट पुलिस को मिले. किसके द्वारा? जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इसमें, या फिर उनके गार्जियंस या सिबलिंग्स जो कि जिनका भी मतलब रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है उनके. ठीक है, और यदि मान लीजिए कि पुलिस को ऐसी रिटन कंप्लेंट मिल जाती है तो कौन अधिकारी इसकी जांच करेगा? तो सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक के जितने भी पुलिसमैन होंगे बस वही इसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे. ठीक है, नीचे नहीं. तो ये कुछ खास बातें हैं इसके बारे में. और यदि ऐसी कोई भी मैरिज होती है, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन करने के बाद ऐसी कोई भी मैरिज होती है तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो 3-4 पॉइंट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ. पहली बात यह है कि मैरिज को ध्यान में रख के यदि कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन किया गया है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा प्लस कॉग्निजेबल होगा. ठीक है, दूसरी चीज़ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? जिसने कॉज किया है, फैसिलिटेट किया है. ठीक है, तीसरी चीज़ कि रिलीजियस कन्वर्जन करने के 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर इंटेंट टू कन्वर्ट ये भी देना पड़ेगा. और यदि शादी होती है ऐसी कोई इसके अंतर्गत तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इतना क्लियर है. अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है, यदि किसी ने मैरिज के लिए ही रिलीजियस कन्वर्जन किया है तो उसके लिए पेनल्टीज़ का भी प्रावधान है, सज़ा का भी प्रावधान है. और वो सज़ा क्या है? जेल हो सकती है कम से कम 1 साल के लिए. ठीक है, मिनिमम टर्म जो जेल का है दैट इज़ लेस देन 1 साल से कम नहीं हो सकती है, ज़्यादा ही होगी. ठीक है, जिसको हम 5 साल तक बढ़ा सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा 15,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा. यदि यही क्राइम किसी माइनर वुमेन के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या फिर उन वुमेन के साथ जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आती हैं के साथ हुआ है तो उस केस में सज़ा बढ़ जाती है और मिनिमम जो जेल टर्म है वो 3 साल के लिए हो जाता है, जिसको हम एक्सटेंड करके 10 साल भी कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि फ़ाइन भी जो है वो 15,000 रुपये से बढ़ के 25,000 रुपये तक हो जाता है. ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब इस ऑर्डिनेंस के तहत लिए जाते हैं. आप लोगों ने मास कन्वर्जन के बारे में सुना होगा, जहाँ पे
कई सारे लोग एकत्र होकर एक साथ अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं। तो ये मास कन्वर्जन कौन कराता है? बहुत सारी ऐसी सोशल एंटिटीज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती हैं। मान लीजिए यदि पुलिस को ये पता चला कि ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने ये मास कन्वर्जन कराया है, वो भी शादी को ध्यान में रख के, तो इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का जो लाइसेंस है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये भी एक सज़ा का प्रावधान है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये लॉ, ठीक है, एंटी लव जिहाद लॉ इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना हुआ है। तो देखिए, ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 के अंतर्गत हम लोगों को मिले हुए हैं, उसके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में इसके कुछ प्रोविजंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस था सलामत अंसारी प्रियंका खरवार केस, इसमें ये बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपना पार्टनर चुनने, ठीक है, और किसी के भी साथ रहने में उसकी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए एज अ सिटीज़न। ठीक है, क्योंकि ये उसका एक फंडामेंटल राइट है जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी के अंदर में आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये जो ऑर्डिनेंस है ये इसके कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। ठीक है, साथ ही में आर्टिकल 25 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस होनी चाहिए। ठीक है, आप जो अगर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी से होना चाहिए, इस बात के लिए आप आज़ाद हैं। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि कोई भी मैरिज कर रहा है, ठीक है, और धर्म परिवर्तन करके वो मैरिज कर रहा है तो वो उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस बेंच का जो भी ये डिसीजन आया है, इसके पहले भी एक डिसीजन आया था जिसमें ये कहा गया था कि रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो मैरिज के हिसाब से अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहा गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति मैरिज करने के लिए रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे हैं तो ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन्स को अमान्य करार दिया जाए। ठीक है, तो रिसेंटली इस बेंच ने ये बोला कि नहीं, पिछला जो डिसीजन था दैट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। ठीक है, वो सही नहीं था लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो अभी नया ये माना जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कंट्रोवर्शियल हुआ। तो अब देखते हैं कि क्रिटिक्स का क्या कहना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लीगल स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इस लॉ को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने ये कहा है कि लव जिहाद जैसा जो भी कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। लाइक स्टेट में कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जो कि इसको लीगली करवा रही है, तो ऐसा जैसे एक डर है सरकार का। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो ये कहा जाता है। और दूसरी चीज़, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो गारंटी करता है इंडिविजुअल द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, लाइक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर में आता है। तो उसमें भी राइट टू मैरी जो है एक बहुत ही आवश्यक राइट है इसके अंतर्गत। ठीक है, और आर्टिकल 25 में जो अगर आप देखें तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस द प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स ऑफ वंस चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ऑल्सो गारंटीड। तो सीधे सीधे इन दोनों आर्टिकल्स के कॉन्फ्लिक्ट में जो है ये ऑर्डिनेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं। ठीक है, और चैलेंजेस क्या हैं इस लॉ से रिलेटेड। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है इससे रिलेटेड वो ये है कि इस लॉ में जितने भी वर्ड यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही एम्बिगुअस है। ठीक है, लाइक ओपन टेक्सचर्स फ्रेज बोलते हैं, जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, एल्यूरमेंट, कोर्शन। अब ये नहीं पता कि एल्यूरमेंट कैसा एल्यूरमेंट, क्या डेयरी मिल्क के का लालच दे के भी क्या रिलीजियस कन्वर्जन कराया जा सकता है? मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टेक इट लाइटली टू अंडरस्टैंड कि अल्यूरमेंट कई तरीके से हो सकता है, कोर्शन कई तरीके से हो सकता है, मेंटल कोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही क्लियर कट डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि इस लॉ के इंटरप्रिटेशन को डिफरेंट जजेस अपने हिसाब से लाइक रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना चाहिए था। तो ये एक कंसर्न इससे रिलेटेड है। दूसरा जो कंसर्न है, जो भी ये रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज ही हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज की वजह से हो रहा है? देखिए, यदि मेरे को अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा दिमाग जानता है, कोई और नहीं जानता है कि उसके पीछे ट्रू पर्पस क्या है। ठीक है, तो क्या सच में कोई कन्वर्जन मैंने मैरिज के लिए ही किया था कि वाकई में मेरा बिलीव बदल गया था, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है,
तो ये कंसर्न है इससे रिलेटेड कि कई बार क्या होता है कि लाइक वाकई में किसी ने लाइक उसको बिलीव था दूसरे धर्म पे, उसने कन्वर्ट किया और पता चला कि किसी की उससे खुन्नस थी और उसने कंप्लेन कर दिया, तो हो भी सकता है इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी वेग है। और जैसा कि अभी हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था कि क्योंकि एम्बिग्विटी है इन सब टर्म्स एंड ऑल में, तो क्या होगा कि यदि कोई भी केस जाता है, अलग अलग केस जाते हैं अलग अलग जजेस के पास में, तो वो उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस केस को लेते हैं, ठीक है, क्या उसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या व्यू रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था लिली थॉमस और एक सरला मुद्गल का केस था जो कि बाइगेमी का केस था, 1995 में इसका डिसीजन आया था। तो इसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए, यदि कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन आप कर रहे हैं बिना किसी पुख्ता बिलीफ के, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिराइविंग सम लीगल बेनिफिट, जस्ट आपको कुछ लाइक लीगल बेनिफिट चाहिए, इसके लिए आप बस कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वो मान्य नहीं है, ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का व्यूज़ था। ओके, सो आई होप कि कुछ आप लोगों को ऐसे एड ऑन पॉइंट्स मिले होंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये मैटर समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है, उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ आप सर्च कर सकते हैं @CLAT पॉइंट को। और साथ ही में एक इनिशिएटिव है, दिस इज़ जीके बूस्टर, ठीक है, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्लैट और लॉ बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि नए पैटर्न पे बेस्ड हैं। कुछ हम लोग करंट अफेयर्स की 150 to 200 टॉपिक वाइज वीडियो भी बनाएंगे विद PDF विद पर्सनल मेंटरशिप। सो प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन इट गाइज, and for this information you can contact us on this email ID clat121@gmail.com. okay, so hope this discussion was fruitful. So have a nice day. Thank you so much.